ट्रम्प के दोबारा पावर में आने के बाद बहुत सी न्यूज़ और र्यूमर्स फैल रहे हैं कि अब अमेरिका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा लगना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अच्छा, अब ये र्यूमर्स ना बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह ये सही भी नहीं है। अंडर द करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स का वीज़ा लग रहा है। जो भी सस्पिशियस वीक या नॉन जेन्युइन केसेस हैं जिनको प्रीवियसली वीज़ास मिल जाते थे अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वीज़ास अब फॉरन रिजेक्ट हो जाते हैं। मसला ये है कि इन्हीं र्यूमर्स की वजह से काफ़ी सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं कर रहे। इनफैक्ट वो अप्लाई करने से पहले डीमोरलाइज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका केस स्ट्रांग है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिसकी इंटेंट पढ़ना है ना कि सिर्फ मुल्क से भागना, तो आपका वीजा बहुत आराम से बगैर किसी हिकअप के लग जाएगा। मैं हर रोज तकरीबन अपने 2 से 3 स्टूडेंट्स से पर्सनली बात करता हूँ जो इस्लामाबाद एम्बेसी जाते हैं, उनका वीजा लग जाता है और वो बताते हैं कि वहां पे तकरीबन ऑन एवरेज 30 to 40 और एप्लीकेंट्स आए होते हैं, जिनमें से काफियों के वीजाज लग भी रहे होते हैं और काफियों के वीजाज रिजेक्ट भी हो रहे होते हैं। पास्ट कोई 1 to 2 वीक्स के अंदर मैंने तकरीबन अपने 8 से 10 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है जिन्होंने मुझे काफी ज्यादा इंसाइट्स दी हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके वीजास क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, किन के एक्सेप्ट हो रहे हैं, किन बेसिस पे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ना उन्हीं ग्राउंड लेवल की जो इंसाइट्स है ना और फैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा कि किन लोगों की वीजास एक्सेप्ट हो रहे हैं, किन के रिजेक्ट हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना केस कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आप अपना यूएस स्टूडेंट वीजा के चांसेस को नियरली 100% करना चाहते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर ना हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अच्छा देखें, जो सबसे पहली चीज है जिसको आपको समझना चाहिए कि ऑलमोस्ट 80% केसेस के अंदर ना वीजा ऑफिसर ने पहले ही अपना माइंड बना लिया होता है कि उसने आपको वीजा देना है कि नहीं देना। वो आपकी DS-160 फॉर्म, I-20 सर्विस सिस्टम और उनके पास आपकी सारी ट्रेवल हिस्ट्री, हर किस्म का डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी आपकी एक पिक्चर बना ली होती है कि यार इस बंदे के केस को हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कौन सी है, ये हर डेटा उनके पास आपके एम्बेसी में आने से पहले से उनके पास मौजूद है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक ये बात क्लियर कर दूं कि उनके पास आपका जो रेज्यूमे होता है, आपका CV, आपके GRE टोफल स्कोर्स वगैरह, GMAT स्कोर्स वगैरह, ये उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन कई दफा मैंने देखा है कि ये चीजें यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो एम्बेसी को इन केस फॉरवर्ड भी कर देती है या सर्विस सिस्टम के अंदर उसको अपलोड भी कर देती है। कई दफा वीजा ऑफिसर्स इन चीजों को रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं जस्ट टू गेट मोर इनसाइट्स इनटू योर एप्लीकेशन। तो उस पूरे डेटा से कि आपने कौन से टेस्ट दिए हुए, आपने इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स दिए हुए, GRE GMAT दिया हुआ है, आपका GPA वगैरह, आपकी प्रोफाइल क्या है, तो उस सबसे आपकी जो इंटेंट होती है ना वो उनको क्लियर हो जाती है कि आप कितने सीरियस हैं, और उसी से वो आपके ऊपर एक जजमेंट जो है ना वो बना देते हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑफिसर पहले से ही ऑलरेडी आपका केस इवैल्यूएट करके माइंड बना चुका होता है कि जी हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ऑलमोस्ट बस आप समझ लेंगे एक तरह की ये जो इंटरव्यू होता है ना वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो बस आपको एक फेस टू फेस एक दफा देखना चाह रहे होते हैं और एक फाइनल कंफर्मेशन या क्रॉस चेकिंग जो है ना उसके लिए ये इंटरव्यू हो रहा होता है। अच्छा, जो आजकल मैंने चीज देखी ना कि सबसे ज्यादा जो वीजा ऑफिसर जिस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की रैंकिंग। यानी कि जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया, लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस, तो आपके प्रोग्राम की कंप्यूटर साइंस के अंदर ओवरऑल रैंकिंग क्या है, ये चीज वो बहुत ज्यादा क्लोजली देखते हैं। अगर आपके प्रोग्राम की रैंकिंग टॉप 30 से 40 प्रोग्राम्स में फॉल करती है तो उस केस के अंदर आपका केस जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जो वीजा ऑफिसर होता है उसका ऑटोमेटिकली आपके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसको पता होता है कि यार ये एक जेन्युइन एप्लीकेंट है, यूनिवर्सिटी ने अगर इसको एडमिशन दे दिया है तो डेफिनेटली इस बंदे की प्रोफाइल बड़ी रेलिवेंट होगी, इसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, रेलिवेंट रिसर्च वर्क होगा, इसके GRE, इसके टोफल, इसके GPA वगैरह काफी स्ट्रांग होंगे, तो वो उस चीज से जज कर लेते हैं रैंकिंग से कि आप कितना कोई जेन्युइन एप्लीकेंट है। लेकिन अगर आप किसी लो रैंक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो कि किसी एजेंट के हाथों में प्रमोट होती फिर ये पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर वीजा ऑफिसर को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं ये कहूंगा कि थोड़े से चांसेस बेहतर थे कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज में भी बच्चों को वीजास मिल जाते थे, ऑल्दो तब भी स्ट्रिक्टनेस तो थी, लेकिन आज के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो रिलेटिवली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि उस टाइम के ऊपर 50-50 चांस था कि आपको लो रैंक प्रोग्राम में वीजा मिल जाएगा। लेकिन अब वो हालात नहीं है, अब सिर्फ 10% चांस है, बल्कि उससे भी कम चांस है कि आपको एक लो रैंक प्रोग्राम के अंदर वीजा मिलेगा। दूसरी एक चीज ये है कि ये जो स्ट्रिक्टनेस हुई है ना ये कोई आज की नहीं हुई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन इवन इन द एंड ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ये चीज देखी थी कि वीजा के ऊपर ना स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गई थी। वजह ये थी कि पाकिस्तान के हालात जब से इकोनॉमी काफी खराब हुई तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भागने लग गए, तो उस चक्कर के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि जेन्युइन नहीं थे, जेन्युइन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर रहे थे, बस पाकिस्तान से भागने के चक्कर में अप्लाई कर रहे थे, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्शन रेट्स पहले ही बढ़ चुके हुए थे। लेकिन यस, ट्रंप के आने के बाद ये स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा बढ़ गई है। पहले मैं कहूंगा किसी हद तक जैकपॉट लोगों का लग भी जाता था, निचले रैंक के प्रोग्राम्स के अंदर कुछ ना कुछ लोग निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कम से कम सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लोअर रैंक प्रोग्राम में, जहाँ पे ना GRE चाहिए था, ना लैंग्वेज टेस्ट चाहिए थे, ना किसी किस्म के कोई और GPA की उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती थी, बस अप्लाई किया, पैसे दिए और जाने वाला
चक्कर था, उधर से उनके वीजा जो हैं वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं। तो वो पूरा उनका टाइम भी जाया हो गया, साल भी जाया हो गया, पैसे अलहदा जाया हो गए, और अब जाहिर है कि उनके ऊपर एक नेगेटिव एक और मार्क किया आ गया कि जी इनका वीजा भी रिजेक्ट हुआ है। तो ये चीज भी बड़ी नेगेटिव होती है कि अगर आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट हैं और आप किसी अलिफ बे पे यूनिवर्सिटी के अंदर जिसका ना सर है ना पैर है, उसमें किसी एजेंट के हाथ फंस गए हैं और वहां पे आप अप्लाई करते हैं, तो मसला आपके साथ ये होगा कि अगर वीजा आपका एक दफा रिजेक्ट हो जाए ना, तो सेकंड टाइम वीजा को एक्सेप्ट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो एविडेंस देना होता है, प्रूफ करना होता है कि आप एक जेन्युइन केस हैं, और वो करना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये है कि मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप लोअर रैंक प्रोग्राम से बचें, टॉप 30 to 40 प्रोग्राम्स के अंदर इन योर फील्ड ऑफ वर्क अप्लाई करें। और ये लिस्ट आपको usnews.com के ऊपर ही मिल जाती है। आप ऐसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके भी चेक कर लें उस प्रोग्राम की रैंकिंग क्या है इन द यूएस। तो यही डेटा जो होता है वो वीजा ऑफिसर के पास भी होता है। तो अगर आप सीरियसली यूएस जाना चाहते हैं तो सिर्फ एडमिशन लेना काफी नहीं है, बल्कि आपका प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग एंड रिप्यूटेबल होना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि काफी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, और वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स। ठीक है, जीआरई, जीमैट, आईएलटीएस, टोफल वगैरह। अब देखें, जो रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो इन टेस्ट को जरूर मांगती है, उनके ऊपर कोई वेवर्स नहीं देती हैं। और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप डिसीजंस के लिए भी इन एग्जाम्स को, फॉर एग्जांपल जीआरई, जीमैट को मांग रही होती हैं। और जब आपने ये टेस्ट दिए होते हैं तो ऑफिसर को एक सिग्नल मिल जाता है कि आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं लगे हुए, आप अगेन एक जेन्युइन एप्लीकेंट है, एक प्रोसेस के थ्रू होकर आ रहे हैं, ना कि आप किसी तरह से बस अमरीका पहुंचना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। उनको लगता है यही है कि ये बंदा सीरियस है, इसने मेहनत की है, प्लानिंग की है और जेन्युइनली स्टडी करना चाह रहा है, सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर भागना चाह रहा है। और जब आपके पास ये टेस्ट होते हैं, स्पेशली अच्छे स्कोर्स होते हैं, तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल भी स्ट्रांग बन जाती है और वीजा ऑफिसर का एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने बल्कि ये बताया भी था जिनके वीजाज लगे थे, कि इंटरव्यू के दौरान स्पेसिफिकली उन्होंने उनके साथ उनके जीपीएस को, उनके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस को, उनके स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स को डिस्कस भी किया था। तो वीजा ऑफिसर जो होते हैं ना, वो इन चीजों को कुछ केसेस के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं, जहां पे उनको लग रहा होता है कि यार हो सकता है कि ये स्टूडेंट सिर्फ चकमा दे रहा है हमें या निकलने के चक्करों के अंदर है। तो जब आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जहां पे जीआरई, जीमैट, टोफल, आइल्स रिक्वायर्ड है, जो अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे मोस्टली रिक्वायर्ड ही होता है, तो ऑटोमेटिकली जो वीजा ऑफिसर होता है ना, उसको पता चल जाता है कि एक सिग्नल होता है उसके लिए कि यार ये एक जेन्युइन एप्लीकेंट है और ये वहां पे जेन्युइनली पढ़ने जाना चाह रहे हैं, ना कि यहाँ से सिर्फ भागना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ना सिलेक्ट करना जो कि लो रैंकिंग हो, और वो आपने इस वजह से सिलेक्ट की हुई है क्योंकि जी उधर ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं मुझे चाहिए होते हैं, तो मैं इस वजह से वहां पे अप्लाई कर देता हूँ। आप अप्लाई तो कर लेंगे, एडमिशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वीजा के टाइम के ऊपर आपका वीजा जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ यू आर अप्लाइंग इन टॉप 30-40 प्रोग्राम्स एंड द प्रोग्राम रिक्वायर्स दीज कोर्स, या अगर वो कहते हैं कि ऑप्शनल हैं तब भी आप इनको दे दें, इससे आपका आगे जाके जो वीजा का केस होता है ना वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है, आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों के चांसेस इन एग्जाम से इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एजेंट वाली यूनिवर्सिटीज की। ये वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स प्रमोट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स प्रमोट कर रहे होते हैं। इनमें ईजी एडमिशन होता है, इनकी कोई खास रैंकिंग्स नहीं होती हैं, और इसमें तो कमाल ये होता है कि काफी सारे एजेंट्स ना आपको वीजा एश्योरेंसेस भी दे रहे होते हैं। देखें, जो वीजा एश्योरेंस है ना वो किसी एजेंट वाली यूनिवर्सिटी के आपको कभी दे ही नहीं सकते। अगर वो दे रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत चीज है, क्योंकि वीजा एश्योरेंस सिर्फ उन प्रोग्राम्स की होती है लाइक आई सेड जो कि टॉप 30 to 40 रैंक होते हैं, और वो कभी भी अपने एजेंट्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजते। और ऑफिसर्स को पता होता है कि ये यूनिवर्सिटीज लो क्वालिटी हैं जो एजेंट्स के पास रूल रही होती है। उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट भी होती है जिसमें उनको इंस्टीट्यूशंस का एक उन्होंने एक लिस्ट कंपाइल की होती है जिनको वो वीजा मिल्स कहते हैं। वीजा मिल से मुराद ये कि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां का कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं होता, बस बंदे ने उठा के अप्लाई कर देना होता है, और लोग इन यूनिवर्सिटीज को यूज कर रहे होते हैं टू गेन स्टूडेंट वीजाज इनटू द यूएस। इसलिए एजेंट की शॉर्टकट अप्रोच लेकर अप्लाई करना बहुत रिस्की हो गया। हर चीज जेन्युइन होनी चाहिए, वरना सिस्टम और ऑफिसर दोनों आपको पकड़ लेंगे। और ये चीज मैंने देखी है कि बहुत बड़ी बड़ी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो एजेंट वाली यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रही हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो प्लीज 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 उनको अवॉइड करें। एडमिशन उनमें आपको मिल जाएगा, वीजा आपका मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज ये कि अगर आप किसी भी रैंडम प्रोग्राम जिसका आपकी बैकग्राउंड एकेडमिक या एक्सपीरियंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर आप उसमें एडमिशन लेकर वीजा अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी वीजा ऑफिसर फौरन आपसे सवाल शुरू कर देता है कि यार आपने इधर क्यों अप्लाई किया, आप इधर क्यों जाना चाह रहे हैं, आपकी तो बैकग्राउंड ये है। वो आपका पूरा सीवी जो है ना खंगालना शुरू कर देगा, और मोस्ट लाइकली जितना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है उसके अंदर एंड रिजल्ट यही है कि उसके अंदर आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैकग्राउंड के अंदर बैचलर्स में इंजीनियरिंग की और आप 1-2 साल पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के सेक्टर के अंदर ही काम करते रहे, और फिर बाद में आप अमेरिका जो है वो किसी मास्टर्स प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी या फैशन डिजाइनिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं आपकी बैकग्राउंड के साथ, तो ये मिसमैच एक रेड फ्लैग बन के सामने वीजा ऑफिसर के आ जाता है। वीजा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आपकी जो एकेडमिक और आपकी जो करियर बैकग्राउंड है जो आपकी पाकिस्तान में थी उसका इस प्रोग्राम से क्या लॉजिकल कनेक्शन है, क्या आप जेन्युइनली अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकलने का। वो जब देखते हैं कि यार एक डिस्कनेक्ट है, बंदे ने एक्सपीरियंस किसी और चीज में किया, डिग्री उसकी किसी और चीज के अंदर है, आगे वो किसी और चीज में जाना चाह रहा है, तो वहां पे
प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी क्रिएट हो सकती है। इसमें बड़े लोगों का एक सवाल आता है कि जी मेरा बैचलर्स किसी और डिग्री में था, फिर मैंने वर्क एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में किया, अब मैं मास्टर्स भी उसी चीज में करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में मसला नहीं होता। कहने का मतलब है कि जिस चीज में आप अप्लाई कर रहे हैं ना मास्टर्स के लिए, उससे रेलिवेंट कुछ आपकी बैकग्राउंड में होना चाहिए, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस है चाहे वो एकेडमिक, आइदर ऑफ इट। प्रोग्राम सिलेक्ट करते वक्त ना ये जरूर देखें कि आपकी जो प्रोफाइल होती है ना वो नेचुरली फिट होती है विद द बैकग्राउंड एंड विद योर एस्पायरेशंस जो कि आपकी हैं। अगर वो नहीं है तो अच्छे प्रोग्राम्स तो खैर वैसे ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे तुक्का भी लग जाता है कई दफा कि प्रोग्राम भी इस चीज को इतना ज्यादा क्लोजली नहीं देखता। वो कहता है चलो ओवरऑल प्रोफाइल इस बंदे की अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन पीछे इतना एक्सपीरियंस खास नहीं है, तो एडमिशन दे देते हैं। लेकिन फिर आगे जाके हो सकता है कि वीजा स्टेज के अंदर आपको ये रिजेक्शन हो जाए। सिर्फ उस प्रोग्राम्स में अप्लाई करें जो कि नेचुरल फिट बनते हैं आपकी बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो थर्ड पार्टी लोन्स ले रहे होते हैं, जैसे कि एम्पावर से लोन ले लेंगे, प्रोडिजी फाइनेंस से लोन ले लेंगे, और वो लोन लेकर अपनी एजुकेशन को फाइनेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो केसेस में ना मैंने ये देखा है कि लोन इज अ बिग प्रॉब्लम। नंबर वन, अगर वो लोन अमाउंट जो है वो बियॉन्ड $30,000 to 40,000 की है, क्योंकि उसमें देखें होता क्या, जब आपने $30,000 to 40,000 का लोन लिया तो उसमें जो वीजा ऑफिसर की जहन में सबसे पहली चीज आती है ना वो ये कि यार ये लोन आप पे बैक कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो पाकिस्तान वापस आएंगे आफ्टर योर एजुकेशन। जाहिर है वीजा ऑफिसर को तो आपने ये शो किया होता है ना कि मैंने तो पाकिस्तान ही आना है। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं तो अमेरिका में ही बैठूंगा, उधर ही काम करूंगा। अगर आपने ये कहा तो आपको तो वीजा वैसे ही रिजेक्ट। तो आपने उसको ये शो करना होता है कि आपने वापस पाकिस्तान आना है, आपके पाकिस्तान के साथ टाइज है। तो जब आप इतना बड़ा लोन लेंगे तो पाकिस्तान में तो इतनी अर्निंग पोटेंशियल ही नहीं है, इतनी अर्निंग पावर ही नहीं है, तो आप वो लोन कैसे पे बैक करेंगे? तो ये चीज जो होती है ना इसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। अब लेट सपोज एक बंदा है वो $50,000 का लोन ले लेता है, जो कि कितना बनता है 1.5 करोड़ रुपए। लेट से उसकी फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अच्छी सैलरीज भी हैं वो 5 लाख 6 लाख रुपीज पर मंथ, तो वो 5-6 लाख रुपए कमा के क्या 10 साल में लोन पे बैक करेगा? वो तो नहीं कर सकता पे बैक। तो उसके अंदर ये वो कहते हैं कि यार लोन पे बैक पीरियड आपका लेट से 2 साल या 3 साल का है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ये पे बैक कैसे करेंगे? आपको बस तो पैसे ही नहीं है। तो वो चीज जो है ना इस वजह से लोन अमाउंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अगर आप $30,000-40,000 के अंदर अंदर रहेंगे तो आप सेफ हैं। दूसरा, कोई ऐसे लोन्स ना लें जिनके अंदर लोन की जो टर्म्स हैं वो ये कहती हैं कि आपने लोन को ड्यूरिंग योर एजुकेशन, ड्यूरिंग योर मास्टर्स पे बैक करना शुरू करना है। जैसे कि एम्पावर है, इसके अंदर मैंने देखा है कि बहुत दफा कॉन्ट्रैक्ट लोन के होते हैं कि जी द मोमेंट आपकी डिग्री स्टार्ट होगी आपने लोन को पे बैक करना शुरू कर देना है। अब वहां पे वीजा ऑफिसर रहेगा भाईजान आपके पास तो पहले ही पैसे नहीं है, तो इस लोन को आप मास्टर्स के अंदर कैसे पे करेंगे? अब आप अगर उसको ये कहेंगे जी मैं उधर जाके नौकरी करूंगा, पार्ट टाइम काम करूंगा, वो फिर आपको वीजा रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा यार आप तो काम करने जाना चाह रहे हैं, आप तो पढ़ने नहीं जाना चाह रहे। तो आपने वीजा ऑफिसर को ये कन्विंस करना होता है कि आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। बेशक आपको लीगल राइट है अमेरिका के अंदर काम करना, आप 20 आवर्स पर भी काम भी कर सकते हैं, बेशक आप एजुकेशन के बाद ओपीटी पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने वीजा ऑफिसर को ये कहानियां नहीं करानी कि जी मैंने उधर जाकर नौकरी करनी है, काम करना है, ओपीटी को यूज करना है। तो आप उसको ये कहेंगे जी मैंने एजुकेशन कंप्लीट होनी है तो पाकिस्तान मैंने वापस आना है, आके मैंने पाकिस्तान के अंदर काम करना है, आपने टाइज उसको पाकिस्तान का शो करना है। तो अगर आप एक ऐसा लोन ले रहे हैं जिसकी पे बैक जो है वो उसी दिन शुरू करनी है आपने जिस दिन आपकी डिग्री स्टार्ट होती है अमेरिका के अंदर, तो वीजा ऑफिसर ने कहना है यार ये आप कैसे उनको पे करेंगे, पैसे तो आपके पास आगे ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे लोन्स ना लें। मेरा एक स्टूडेंट है जो येल के अंदर जिसका एडमिशन हुआ, येल इज एन आईवी लीग स्कूल, टॉप प्रोग्राम्स में आता है एमबीए के अंदर, उसने लोन लिया फॉर $100,000, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। डोंट टेक सच बिग लोन्स के वो जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। पढ़ाई लिखाई करके भी लोग जो होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको गलत तरह से उसको फाइल कर रहे होते हैं, गलत किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक रिसेंट केस देखा था कि एक बंदा था, उसने अपनी जो अंकल से अपने किसी फैमिली फ्रेंड से स्पॉन्सरशिप लेटर लिया हुआ था। आपको स्पॉन्सर सिर्फ आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपका स्पाउस कर सकता है या कर सकती है, और आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं, बस दैट्स इट। यही आपके इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं। और क्लोज रिलेटिव्स के पास चले जाएं, चाचा मामा ताया फूफी, अगर स्पॉन्सरशिप लेटर लेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो लोग अपनी फैमिली फ्रेंड से जाके कोई लेटर्स ले रहे हैं या अपने किसी ऐसे कोई कॉलीग से ले रहे हैं जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको ये लेटर नहीं दे रहा, बस पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा है कि हाँ जी मैं स्पॉन्सर कर दूंगा। वो स्टाम्प पेपर लेके साथ चले जाते हैं बेचारे एम्बेसी के अंदर, वो आगे से उनको वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें खास तौर पे उनको मेक श्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स आपके एक्यूरेट हों। कोई दो नंबरी उसमें नहीं करनी कि कोई झूठी मूठी बैंक स्टेटमेंट शो कर दी, किसी और की बैंक स्टेटमेंट लगा दी और उससे कोई अथॉरिटी लेटर ले लिया या स्पॉन्सरशिप लेटर ले लिया। इस तरह की हरकतें ना करें। सिर्फ आप जेन्युइन वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनके पास सारा डेटा आपका अवेलेबल होता है, वो 1 सेकंड के अंदर आपको पकड़ लेंगे और कहीं ये ना हो कि आपको परमानेंटली वो रेड फ्लैग कर दें, दोबारा आपका वीजा ही ना लगे अमेरिका का कभी भी। अच्छा, अब एक और चीज ये भी है कि अगर आप पहली दफा अमेरिका ट्रेवल करने जा रहे हैं और आपका कोई और पहले अमेरिका की तरफ इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं रहा हुआ और ऊपर से आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करके बैठे हुए जिसकी रैंकिंग भी कम है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ये तो लीथल है, ये तो फॉरेन रेड फ्लैग है। अब ऑफिसर को पता होता है कि यार ना ट्रेवल हिस्ट्री है ना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, अब ये बंदे ने तो वापस नहीं आना, ये तो सिर्फ जाने के लिए भागने के लिए यहाँ से निकल रहा है। तो अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो उसके अंदर यू मस्ट मेक श्योर कि आप टॉप नॉच प्रोग्राम्स के अंदर ही अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, उसको अपने
केस को स्ट्रॉन्ग बनाए। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री होती है उनके फिर भी कुछ ना कुछ 2-4%, 10% चांसेस होते हैं कि उनको एक लो रैंक प्रोग्राम के अंदर वीजा मिल जाए, लेकिन जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, उनका तो कोई चांस ही नहीं। ये चीज आपके केस को और भी स्ट्रेंथन कर सकती है अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयर है आपका, या कोई इवन प्राइवेट एम्प्लॉयर भी है, लेकिन इट्स अ मेजर कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या कोई अपने अबू की कंपनी में काम कर रहे हैं, या भाई की कंपनी में काम कर रहे हैं। इट हैज टू बी अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। वो ये कह दे कि जी हमारे इसके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आएगा कि हम इसने हमें ज्वाइन करना ही करना है। जिस तरह ये होता है पाकिस्तान के अंदर, नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लोग निकल रहे होते हैं, उन्होंने वापस आना होता है और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। तो अगर वो आके अपना वो 5 साल या 3 साल या जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो दिखा रहे हैं, तो उससे आपका केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ना, उनको पता चल जाता है कि यार इस बंदे का क्लियर कट प्लान है पाकिस्तान में काम करने का, पाकिस्तान में आने का, तो उससे अगेन आपके टाइज हो जाते हैं ना पाकिस्तान के साथ। तो ये चीज मैं देखी कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स जा रहे होते हैं, तो उनका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उनकी एक सर्विस होती है, वो सर्विस उन्होंने दोबारा ज्वाइन करनी होती है जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे, या इवन के जब वो अमेरिका पढ़ने भी चले जाते हैं तो उनको कोई ना कोई सैलरी जो है वो मिलती रहती है वंस दे आर अवे। तो अगर आपका इस तरह का कोई खाता है या आप इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, तो उसको जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो करें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर केस। अब देखें कई केसेस के अंदर ना, ऑल्दो ये रेयर है, लेकिन कई केसेस में मैंने देखा है कि वीजा ऑफिसर आपके सीवी को बहुत ज्यादा डिस्कस करता है। तो एक तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि अपने सीवी को जरूर साथ लेके जाया करें। अगर आपके पास रेलिवेंट जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आपके स्टडी प्लान को काफी क्रेडिबल बनाता है। ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा सिर्फ अपनी फील्ड में ही ग्रो करना चाहता है, और उसकी डिग्री का मकसद ऑफिसर को क्लियर हो जाता है। आपका जो अच्छा सीवी होता है वो ये दिखाता है कि आप सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि अपने करियर के लिए सीरियस है, और ये बात ऑफिसर के डिसीजन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चली जाती है। इंटरव्यू में वो अक्सर आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते रहे हैं, या ये डिग्री लेने के बाद आपका क्या करने का प्लान है। तो अगर आपके पास प्रॉपर रेलिवेंट प्रोफाइल है, आपके पास सीवी है, तो जवाब देना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और एक इंप्रेशन भी स्ट्रॉन्ग आपका पड़ेगा। ऑल्दो ये लाइक एसिटी थोड़ा रेयर होता है, लेकिन आपकी सीवी को कई ऑफिसर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी प्रोफाइल, आपके केस को, आपके फ्यूचर प्लान्स को, आप क्यों इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्यों यूनिवर्सिटी में आप क्यों स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, इन चीजों के अंदर वो जाते हैं। और आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एड मिली हुई है, कोई आरएशिप डीएशिप मिली हुई है, तो उसको भी वो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर आप किसी किस्म का कोई काम कर चुके हैं, इंटर्नशिप्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सीवी के अंदर अपनी प्रॉपर्ली जो है ना उनको आप रिफ्लेक्ट करें, हाईलाइट करें, या आपकी क्रेडिबिलिटी को काफी ज्यादा जो है ना वो बूस्ट करता है। तो बेसिकली देखें बात बड़ी सिंपल है, वीजा लक बेस्ड नहीं होता, ये प्रॉपर आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना होता है। अगर आपका बैकग्राउंड, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका प्रोग्राम, आपकी प्रोफाइल, हर चीज अलाइंड है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शॉर्टकट्स लेंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एजेंट्स वाली लो रैंक यूनिवर्सिटीज में या इन जनरल लो रैंक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, या बस वीजा लेने के लिए रैंडम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देंगे, तो ये सब चीजें आपकी केस को वीक बनाएंगी। बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं ना वो लो रैंक प्रोग्राम्स में जा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि उनकी जीआरई, जीमैट या आइल्स टोफल से जान छूट जाए। आजकल के एटमोस्फेयर के अंदर दिस इज सुसाइड, आप वीजा अपना रिजेक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट स्कोर्स हैं, अच्छा सीवी है, फ्यूचर प्लान आपका क्लियर है, तो ऑफिसर को भी लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है। तो एंड में प्रोफाइल, प्रोग्राम, रैंकिंग और ऑनेस्टी ये मैटर करती है। जेन्युइन एप्लीकेंट्स को वीजा मिल रहा है, बस आप अपने केस को स्मार्टली तैयार करें, उस पर मेहनत करें और टाइम लगाएं। और अगेन अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।